आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मैटरनिक व्यवस्था की पद्धति, विशेषताएं और यूरोपीय व्यवस्था। मैटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है और उसने एक व्यवस्था स्थापित की। हम इसी को आज करेंगे और साथ ही हम एक और करेंगे यूरोपीय व्यवस्था, जो मैटरनिक व्यवस्था का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आज का जो हमारा विषय है, मैटरनिक व्यवस्था की पद्धति, उसकी विशेषताएं और यूरोपीय व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही थी। अब इसके हम पृष्ठभूमि को देखते हैं पहले। तो पृष्ठभूमि क्या है? वियना कांग्रेस 1815 के अंदर नेपोलियन को हराने के बाद 1815 ईस्वी में इसकी डेट है जो 9 जून 1815, 9 जून 1815 के अंदर जो है वियना सम्मेलन है। अब वियना सम्मेलन ने यूरोप का मानचित्र चेंज कर दिया। अब फ्रांस की जो सीमाएं थी वो छोटी कर दी फिर से, और बीच में जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उसको जर्मन संघ में बदल दिया और ऑस्ट्रिया को उसका अध्यक्ष बना दिया। यहां पर ये जो बीच में, ये जो मैं यहाँ पे लाइनें लगा रहा हूं बीच में, ये रेड लाइन के बीच का इलाका जो है, ये सारा का सारा क्या है? जर्मन संघ, और ऑस्ट्रिया इसका प्रधान है। और प्रशा जो है ये ब्लू के अंदर, एक इसके अंदर मजबूत स्टेट है और उसकी सीमाएं किसके साथ जोड़ दी है? फ्रांस के साथ। जब आप वियना सम्मेलन को पढ़ोगे तो फ्रांस के पड़ोस में मजबूत राज्य बनाने का जो एक सिद्धांत था, उसके अनुसार प्रशा को मजबूत किया गया और इधर दक्षिण में पीडमांट और सार्डिनिया को मजबूत किया गया। इटली के अंदर भी जो है ये मानचित्र चेंज हुआ। तो ये 1815 का यूरोप है। ये इसकी पृष्ठभूमि है कि ये यूरोप जो बनाया गया, जो मैटरनिक व्यवस्था है या जो यूरोपीय व्यवस्था है, वो इसको बनाए रखना चाहती है। यानी वियना कांग्रेस ने जो फैसले किए, जो वियना कांग्रेस ने जो यूरोप के लिए जो मानचित्र बनाया, उसको बनाए रखना चाहती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो अगली घटनाओं के लिए काम आएगी, वो ये है कि जर्मन संघ का अध्यक्ष जो है वो ऑस्ट्रिया को बनाया गया है। ऑस्ट्रिया उसका अध्यक्ष है। और यहां पे एक और चीज जो है वो ये, जो मैटरनिक है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर है। मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब इसका अगर आगे हम देखें तो पहले हम, जब मैटरनिक की बात आ रही है और मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर है, तो पहले ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ऑस्ट्रिया की व्यवस्था क्या थी। जो ऑस्ट्रिया देश है उसकी व्यवस्था कैसी थी? उसकी शासन प्रणाली क्या है? मध्यकालीन शासन प्रणाली है ऑस्ट्रिया की। यानी कि राजा निरंकुश है, सामंतवादी प्रणाली है, चर्च का कंट्रोल है ऑस्ट्रिया के अंदर। और जो आर्थिक आधार है उसके अंदर क्या चीज है? खेती, कृषि चल रही है उसमें, और मध्यम वर्ग नहीं है। जो ऑस्ट्रिया है वहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है? ऑस्ट्रिया के अंदर कोई भी भौगोलिक खोज करने वाले व्यक्ति नहीं है। जो भौगोलिक खोजें जो हुई हैं उसमें ऑस्ट्रिया का योगदान नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रिया का व्यापार जो है वो पश्चिमी यूरोप के देशों से कमजोर है, और इसीलिए वहां पर मध्यम वर्ग नहीं है, मजबूत व्यापारी वर्ग वहां नहीं आया। अब क्योंकि यह मध्यकालीन व्यवस्था वहां पर है, इसलिए जो ऑस्ट्रिया की व्यवस्था है वो क्या है? क्रांति विरोधी है। वो नए विचारों की विरोधी है। वो प्रगतिशील शक्तियों को रोकना चाहती है, राष्ट्रवाद को रोकना चाहती है। तो क्या होगा? जो ऑस्ट्रिया की व्यवस्था है वो उदारवाद और प्रजातंत्र के खिलाफ है, राष्ट्रवाद के खिलाफ है। वो राष्ट्रीयता की जो भावनाएं हैं उसको रोकना चाहती है, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? मध्यकालीन स्ट्रक्चर है। और जो वियना सम्मेलन था, वियना सम्मेलन के अंदर जो मुखिया भूमिका निभा रहा है वो कौन है? मैटरनिक। हो भी वो कहां रहा है? ऑस्ट्रिया की राजधानी के अंदर हो रहा है। और वियना सम्मेलन का मुख्य काम ही यही था कि जो उदारवाद और राष्ट्रवाद को रोकना और राजतंत्र को और चर्च को द्वारा से मजबूत करना, यह वियना सम्मेलन का मुख्य काम था। अब इसके बाद जो है, आप इसकी जो विशेषताएं हैं जो मैटरनिक व्यवस्था की, आप यहीं से उसका मतलब निकालो कि ये
क्या चाहता है कि जो स्थिति बनी हुई है, जो यूरोप की स्थिति 1815 में बनाई गई, वो स्थिति जो है स्टेटस को उसका बना रहे, उसको वो टूटे ना। दूसरी चीज क्या है कि वो देवीय प्रणाली का, देवीय शक्ति को मान रहा है। यानी कि जो राजा है, राजतंत्र है, ये जो कुलीन वर्ग है, ये देवीय इच्छा से हैं, अपनी मर्जी से नहीं है। देवीय इच्छा से राजतंत्र और कुलीन तंत्र है, वो बना रहना चाहिए। यानी स्टेटस को और निरंकुशता जो है बनी रहनी चाहिए, मध्यकालीनता बनी रहनी चाहिए। इसलिए जो मैटरनिक व्यवस्था है वो राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के खिलाफ है। यानी वियना सम्मेलन का जो क्रक्स था, जो उसका सार था, मैटरनिक व्यवस्था उसको आगे बढ़ाना चाहती है, उसको आगे बढ़ाती है। अब इसकी पद्धति क्या है? जो मैटरनिक व्यवस्था है, ये कैसे इसको अब चला रहा है? जो नए विचार हैं, नए विचार कहां से आते हैं? नए विचार हमेशा आते हैं स्कूलों में, कॉलेजों से और विश्वविद्यालयों से। वहां पे जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वहां से आता है ये। अब ये क्या करना है मैटरनिक? वहां पर जो पाठ्यक्रम है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको अपने नियंत्रण में लेके जा रहा है, अपनी जो मर्जी की चीजें वो पढ़ा रहा है। दूसरा, अपने राज्य के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर क्या कर रहा है? वह गुप्तचरों का जाल बिछा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी राष्ट्रवादी घटना हो या कोई लोकतांत्रिक घटना हो या कोई व्यक्ति हो, उसको उसकी जानकारी उसको मिले। जो समाचार पत्र हैं, ये भी नए विचारों के प्रवर्तक होते हैं, नए विचारों को आगे बढ़ाते हैं। अब इन पे भी नियंत्रण, यानी अखबार के अंदर जो छपेगा वो सरकार की मर्जी से छपेगा, सरकार की मर्जी के बगैर नहीं छपेगा। अब जो थिएटर है, नाटक घर हैं, यानी उस समय का जो सिनेमा है उस समय का, तो थिएटर और नाटक घर जो है उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। वहां पर कोई नए विचारों वाले नाटक या कोई कार्यक्रम घटित ना हो जाए। और जो पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं हैं जो उदारवादी और प्रजातांत्रिक विचारों को आगे बढ़ाती हैं, उन पर क्या किया जा रहा है? प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दूसरे देश से भी कोई भी ऐसी किताब या पत्रिका ऑस्ट्रिया में नहीं आ सकती जो उदारवादी और प्रजातांत्रिक विचारों का फैलाव करती है, उसका समर्थन करती है। यानी कि अगर कभी ऑस्ट्रिया के अंदर किसी हिस्से के अंदर अगर कोई उदारवादी आंदोलन हो जाए या कोई प्रजातांत्रिक आंदोलन हो जाए, तो क्या किया जाए? उसको उसको दमन पूर्वक रोका जाएगा। तो ये मैटरनिक व्यवस्था की पद्धति है जो मैटरनिक अपनाएगा 1815 के बाद। ये होगा ऐसा। अब इसके अंदर क्या है? पहली बार ये क्या अपना रहा है ये? 1819 के अंदर कार्लसवाद के आदेश। क्या चीज है ये? 1809 के बाद ऐसे तो, और जो प्रशा का इलाका है, जो जर्मन बर्लिन के आसपास के इलाके हैं, वहां पर राष्ट्रवाद की लहर है। वहां पे राष्ट्रवाद की लहर है, और ये राष्ट्रवाद की जो लहर है, ये जर्मन प्रशा को मजबूत कर रही है फ्रांस से लड़ने के लिए। लेकिन अब ये लहर है, ये आगे बढ़ रही है। राष्ट्रवाद की लहर जो है आगे बढ़ रही है। उदारवादी विचार जो है जर्मनी प्रशा के अंदर आगे आ रहे हैं। तो अब ये मैटरनिक को पसंद नहीं है। मैटरनिक ने क्या किया? जो जर्मन संघ बना था, जर्मन संघ की उसने मीटिंग बुलाई, और वहां मीटिंग बुलाई उसने कार्लसवाद के अंदर। ये जगह का नाम है कार्लसवाद, जर्मन के अंदर, आज के जर्मन के अंदर, उधर प्रशा के अंदर है ये। कार्लसवाद के अंदर उसने एक सभा बुलाई, और उस सभा के अंदर उसने आदेश दिए जर्मन और जो संघ है वहां के देशों के लिए। पहले जो मैंने बताया उसकी पद्धति जो है वो ऑस्ट्रिया के लिए है। अब वो जर्मन संघ में कर रहा है क्या? जो विद्यार्थियों की सभाएं हैं, यानी जो स्टूडेंट्स यूनियन है, या जो खेल कूद की जो संस्थाएं हैं, वहां पे कौन होते हैं? नौजवान होते हैं खेल कूद की संस्थाओं में। उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जो विश्वविद्यालय थे उसमें अपने निरीक्षक नियुक्त किए उसने, ताकि विश्वविद्यालय की जो गतिविधियां हैं उनको देखा जा सके। विद्यार्थियों की सभाएं बंद हो गई, और विश्वविद्यालय गतिविधियों को चेक करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए गए। जो पुस्तकें थी और जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम जो प्रगतिशील पाठ्यक्रम था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया पूरे जर्मन संघ के अंदर। राजनीतिक सभाओं की मनाही कर दी गई, कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी। गुप्तचर व्यवस्था का पूरे उसमें जाल बिछा दिया गया, और जो भी कोई राष्ट्रवादी, उदारवादी मिलता था उसको कैद कर लिया गया।
ये क्या है? ये कालस्वाद के देश है। अब ये क्या है? ये मैटरनिक कहां कर रहा है? ये जर्मन संघ के अंदर, यानी जहां पे उसका कंट्रोल है, ये वहां पर उसको कर पा रहा है। लेकिन जहां पे उसका कंट्रोल नहीं है, जो दूसरे देश हैं, और वहां के लिए क्या करेगा वो? और वहां के लिए वो क्या कर रहा है? वहां के लिए वो यूरोपीय व्यवस्था बना रहा है। यानी कि जो अभी तक मैंने बताया, ये था जर्मन संघ के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर। अब वो यूरोपीय व्यवस्था में क्या से उसको ले रहा है? पहले तो आज देखो, यूरोपीय व्यवस्था का आधार क्या था? शामों की संधि हुई थी 1814 के अंदर, 1 मार्च 1814 में। इसके अंदर चार देश थे, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड। इन्होंने ये कहा था कि अगले 20 वर्षों तक हम अपना सहयोग बनाए रखेंगे, और जो यूरोप को के अंदर जो है शांति और व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और नेपोलियन के खतरे से यूरोप को बचाएंगे। वो उसमें कामयाब होते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया? आपसी सहयोग की बात आई यहाँ पर, एक चीज। दूसरी बात यहाँ पे यह था कि यूरोपीय व्यवस्था की जो बात है, राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ने से रोकना, ये यूरोपीय व्यवस्था की बात है। वियना कांग्रेस भी यही कर रही है, मैटरनिक भी यही चाह रहा है। और अब ये इस चीज को कहां लेके जाना चाह रहा है? यूरोपीय व्यवस्था के अंदर। और दूसरी चीज क्या है? शांति बनाए रखना, और जो प्रगतिशील सिद्धांत है उनको कुचलना। जो भी नए विचारों के लोग हैं फ्रांस के अंदर या दूसरे देशों में, उनको कुचलना, ये यूरोपीय व्यवस्था का उद्देश्य था मुख्य रूप से। लेकिन यूरोपीय व्यवस्था जो है, आगे जो है वो काम कैसे कर रही है? अब पहले आप देखो कि एक संघ बन रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पवित्र संघ। अब जो पवित्र संघ है, ये बन रहा है 26 जनवरी 1815। अब पहले इसके बाद देखो, एक चीज यहां पे ध्यान रखो, वो क्या है? कि जो वियना का सम्मेलन चल रहा है, और वियना का सम्मेलन चल रहा है 9 जून 1815 तक। अंतिम संधि तब होती है 9 जून 1815 ईस्वी को। यानी सम्मेलन के बीच में ये संघ बन रहा है, ये वाला। इसकी घोषणा कौन कर रहा है? जार अलेक्जेंडर प्रथम, यानी रूस का जो सम्राट है, वो इसकी घोषणा कर रहा है। इसने क्या किया? ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांतों को आधार बनाया, कि जो ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांत हैं, यानी बाइबल में जो लिखा है, उसके आधार बनाकर जो है हम शासन करेंगे। अब इसमें क्या हो गया? राजा क्या हो गया? ईश्वर का स्वरूप हो गया, और वही देविया सिद्धांत हो गया। अब क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति ने चर्च के ऊपर वार किया था, पोप के ऊपर, धर्म के ऊपर से वार किया था। इसलिए जो जार अलेक्जेंडर है, वो फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी है, उसका बहुत विरोधी है वो। और वो राजा के अंदर देवीय शक्ति का रूप मान रहा है उसको। अब ब्रिटेन को छोड़कर सभी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, पर लेकिन ये जो संघ है, पवित्र संघ, ये कामयाब नहीं हुआ। ये कामयाब नहीं हुआ, ये व्यवहारिक नहीं था, इसने कोई भी इसकी एक्टिविटी नहीं हुई। अब जो दूसरा संघ बना, वो है चतुर्मुखी संघ। चतुर्मुखी संघ वियना सम्मेलन के बाद बनता है। ये जून में वियना सम्मेलन खत्म होता है, उसके बाद बनता है। इसमें चार देश है, इसलिए तो चतुर्मुख संधि बोला जा रहा है। रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, चार देश है इसके अंदर। अब इसका उद्देश्य क्या रखा गया इस संघ का? कि फ्रांस के साथ जो संधियां की गई हैं, उसकी पालना करवाना फ्रांस से। वहां पे सेना रखी गई है, उसे क्षति पूर्ति करवानी है। वहां पे राजतंत्र स्थापित किया गया है। वहां पर जो नए विचार हैं या जो क्रांतिकारी विचार है, वो दोबारा से ना पनपे, इसकी देखभाल करनी है। ये ये चारों देशों की बात है। मुख्य रूप से क्या है ये? कि यूरोप के अंदर राजनीतिक स्थिरता रहे, यूरोप के अंदर युद्ध ना हो, और क्रांतिकारी विचार जो है फिर से फ्रांस में प्रभावी ना होने पाए। ये चतुर्मुख जो संधि है, ये उसका उद्देश्य है, काम करने का उसका ये काम उद्देश्य है। अब जो पद्धति है, जो यूरोपीय जो ये चतुर्मुख संधि है, इसकी पद्धति क्या है? पद्धति क्या कर रही है? ये समय समय पर सम्मेलन कर रही है, और अगर कोई समस्या आती है, तो उन समस्याओं का समाधान निकालना है इसको, इस यूरोपीय व्यवस्था को। अब ये जो सम्मेलन है, इसको क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस यानी यूरोपीय व्यवस्था और कांग्रेस प्रणाली एक ही बात है, क्योंकि बार बार सम्मेलन हो रहे हैं, समस्याओं के लिए बातचीत हो रही है, और उन सम्मेलनों को हम क्या बोल रहे हैं? यूरोपीय व्यवस्था, और उसी को हम कांग्रेस प्रणाली बोल रहे हैं। अब यह पवित्र संघ से ज्यादा प्रभावशाली थी। क्यों? क्योंकि इसने वियना सम्मेलन को
की जो व्यवस्था है उसको बनाना उद्देश्य रखा, उससे ज्यादा नहीं। और जो शासक हैं उनकी प्रभु सत्ता को सुरक्षित रखने का उसने, यानी जो वियना सम्मेलन ने जो शासक नियुक्त किए हैं, अब वो प्रभु सत्ता उनके पास रहे, वो स्वतंत्र रहे, और उनकी सत्ता पर कोई चुनौती ना हो, उसको सुरक्षित रखना, ये इसका प्रयास था यूरोपीय व्यवस्था का। तो यूरोपीय व्यवस्था की अगर हम डेफिनेशन ले तो क्या है कि वियना सम्मेलन के आधार पर फ्रांस के अंदर जो संधि की शर्तें थे उनकी पालना करवाना, और यूरोप के अंदर शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए समय समय पर जो सम्मेलन बुलाए गए उनको यूरोपीय व्यवस्था और कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। अब इसकी जो चुनौतियां हैं इस सम्मेलन की, आप थोड़ा पहले उसको देख लो कि जो चार देश हैं, इंग्लैंड, जहां पे ये मेरा निशान लगाया मैंने, इंग्लैंड, प्रशा, ये ग्रीन वाला रूस, और ऑस्ट्रिया, चार देश। दो तो जर्मन संघ के देश हैं, ये चार देश इसके अंदर है। इसकी चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये है कि इंग्लैंड का यूरोप के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय शांति के। सिर्फ इंग्लैंड क्या चाहता है, यूरोप के अंदर शांति और व्यवस्था रहे। और उसका इंटरेस्ट क्यों है शांति और व्यवस्था के अंदर? उसका व्यापार बढ़ चलता रहे, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही है, और यूरोप में शांति व्यवस्था रहे, और उसके जो उपनिवेश हैं वो सुरक्षित रहे, उपनिवेश उसके सुरक्षित रहे। ब्रिटेन की तो सिर्फ एक यही एक इच्छा है, ये उसका हित है। दूसरा जो हित है, जो प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस हैं, ये जो है ये राजतंत्र के समर्थक हैं, राजतंत्र के समर्थक हैं, नंबर एक चीज। और दूसरी क्या चीज है, जो तो ऑस्ट्रिया और प्रशा है वो तो जर्मन संघ के अंदर प्रभुत्व चाहते हैं, और जो रूस है वो इधर ब्लैक सी में आना चाहता है, इधर ब्लैक सी में आना चाहता है, और ब्लैक सी से जो है वो इधर जाना चाहता है, अपना भूमध्य सागर में जाना चाहता है। अब ब्लैक सी में आने के लिए ये जो इलाके इसको दिए गए हैं, ये ब्लैक सी में आने के, लेकिन यहां पे अभी भी इसका ऑटोमन अंपायर का हिस्सा है। अब ये जो ऑटोमन अंपायर का ये हिस्सा है जहां पे मैं ये सर्कल लगा रहा हूं, ये प्रायद्वीपीय इलाका है, इसको बोला जाता है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। और तुर्की के इलाके हैं ये वाले, तुर्की के, लेकिन है ये यूरोप के इलाके, और यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ज्यादा हैं। और यहाँ पर अब राष्ट्रवाद की जब बात आएगी तो ये चुनौती बनेगा किसके लिए, महाद्वीपीय व्यवस्था के लिए, कि यहाँ पे क्या किया जाए। इंग्लैंड यहाँ पर चाहता है कि ये तुर्की राज्य बना रहे, और रूस चाहता है तुर्की का राज्य जो है वो टूटे, तो दोनों में मतभेद आएगा। दूसरी क्या चीज है कि यहाँ स्पेन के अंदर विद्रोह चल रहे थे, पहले भी राष्ट्रवाद की लहर थी, तो यहाँ पर फिर से दोबारा से विद्रोह होंगे। और यहाँ पे पीडमांट, सार्डिनिया के अंदर, नेपल्स के अंदर विद्रोह होंगे, और मैटरनिक और जो प्रशा है, ऑस्ट्रिया, वो यहाँ पर दखल देना चाहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड है वो दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। तो ये क्या है, ये चुनौतियां हैं, यानी कि जो दो देश हैं उनके अंदर आपसी जो हित है वो सेम नहीं है। इंग्लैंड के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग प्रकार के हैं, ऑस्ट्रिया के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग प्रकार के हैं, रूस के जो इंटरेस्ट है वो अलग प्रकार के हैं, और फ्रांस के इंटरेस्ट जो है अलग प्रकार के हैं। इसलिए यूरोपीय व्यवस्था बन तो गई, लेकिन अलग अलग हितों के लोग जो है इसके अंदर क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अब जो ये व्यवस्था है इसकी मीटिंगें होती हैं टाइम टाइम पर। अब जो पहली मीटिंग है वो 18 से 18 के अंदर जो है एक्सला शैपल के अंदर होती है, एक्सला शैपल में, यानी कांग्रेस का युग स्टार्ट हो गया 1818 के अंदर। ये इस यहाँ पे ये चेक किया गया कि जो फ्रांस के ऊपर जो वियना कांग्रेस ने जो पाबंदियां लगाई थी या शर्तें लगाई थी वो ठीक चल रही है या नहीं। तो ये देखा गया कि फ्रांस उन संधियों की पालना कर रहा है, और फ्रांस के अंदर जो है अब ज्यादा खतरा नहीं है, और फ्रांस को भी जो है अब इसमें शामिल कर लिया गया। अब ये चतुर्मुख से क्या बन गई, पंचमुखी संधि हो गई 1818 के एक्सला शैपल के अंदर। स्वीडन की कुछ शिकायतें थी, तो स्वीडन को कुछ शिकायतों के लिए कहा गया, उसका हल निकाला गया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो एक्सला शैपल जो है वो उसमें
समस्याएं जो है बड़ी आराम से सॉल्व हो रही थी। लेकिन समस्याएं कहाँ रही थी? स्पेन के अंदर जो अमेरिकी उपनिवेश थे, उनका प्रश्न था। प्रश्न यह था कि स्पेन के अंदर दोबारा से राजतंत्र को स्थापित कर दिया वियना कांग्रेस ने। और जब फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध थे, तो फ्रांस के ये अमेरिकी उपनिवेश जो है वो स्पेन से आजाद हो गए थे, अलग हो गए थे। अब स्पेन जो है उन उपनिवेशों को फिर से प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उन उपनिवेशों पर इंग्लैंड का इंटरेस्ट था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि वो उपनिवेश वापिस स्पेन के पास जाएं। इसलिए यहां पर क्या हो गया? मतभेद उभरने शुरू हो गए। दूसरा यह था कि भूमध्य सागर में जो यूनान का इलाका है, वहां पे समुद्री डाकों का प्रश्न था। वो आते जाते व्यापारियों को लूट लेते थे, खासकर इसमें यूनानी लोग होते थे। अब यह था कि उन डाकों का हल किया जाए। रूस ने यह कहा कि यहां पर सेना भेजते हैं। रूस अपनी सेना भेजने को तैयार है इन डाकों को मारने के लिए। उसका इंटरेस्ट है भूमध्य सागर में आने का, तो वो बहाना लेगा कि सेना भेजकर मैं यहां पर उन डाकों को हम खत्म करते हैं। लेकिन इंग्लैंड जो है वहां पे दूसरे देशों की सेना नहीं चाहता है समुद्र के अंदर। अब यहां पे दो चीजें होगी। मैटरनिक क्या चाह रहा है? वो हस्तक्षेप की नीति चाहता है। और ब्रिटेन क्या चाहता है? हस्तक्षेप की नीति। ये दो नीतियां जो हैं यहां पर उभर के सामने आती हैं। जैसे स्पेन के जो अमेरिकी उपनिवेश हैं, मैटरनिक जो है स्पेन को वापस दिलवाना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन जो है वहां पे हस्तक्षेप नहीं चाहता है। समुद्री डाकों के मामले में रूस हस्तक्षेप चाहता है, लेकिन ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ये पहला सम्मेलन है 1818 के अंदर। दूसरा सम्मेलन होता है ट्रोपो के अंदर 1820 के अंदर। अब समस्या क्या आ रही है? पुर्तगाल में, स्पेन में, नेपल्स में और पीडमोंट के अंदर है राष्ट्रवाद की लहर आती है। वहां के जो राजा हैं उनके खिलाफ जो है वो लोग उतर आते हैं। उनको आंदोलन चल रहे हैं वहां पर जो है उपद्रव हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो अलेक्जेंडर है, रूस का जार जो है, वो फ्रांस की सेना को स्पेन में भेजना चाहता है ताकि वो राष्ट्रवाद की लहर को रुकवा दे। अब यहां पे तो मेटरनिक ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां पे फ्रांस की सेना जानी थी। लेकिन जब नेपल्स और पीडमांट के अंदर की बात आई, तो उसने क्या किया? तुरंत सम्मेलन बुलाया ट्रोपो के अंदर, और ये कहा कि नेपल्स के अंदर और जो पीडमांट है वहां पर सेना भेजी जानी चाहिए। अब मेटरनिक ने ये प्रस्ताव रखा वहां सेना भेजने के लिए। फ्रांस और ब्रिटेन को यह मान्य नहीं थी, दोनों एक तरफ थे कि वहां पर ऑस्ट्रिया को दखल देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब मैटरनिक ने फ्रांस को स्पेन के अंदर सेना भेजने का समर्थन किया और खुद अपना वहां समर्थन किया। अब उसने मैटरनिक ने एक प्रस्ताव रखा जो इतिहास के अंदर ट्रोपो सिद्धांत के नाम से मशहूर है। ट्रोपो सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या है? यदि किसी राज्य में कोई राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे, जैसे नेपल्स, पुर्तगाल, स्पेन और पीडमांट में हो रहे हैं, और उसके परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों को खतरा उत्पन्न हो जाए या खतरे की संभावना हो, तो पड़ोसी राज्यों को अपनी सेना द्वारा उन आंदोलनों का दमन करने का अधिकार होगा। ये मैटरनिक कह रहा है ये बात, क्योंकि उसको अब नेपल्स में और पीडमांट में अपनी सेना भेजनी है। और कांग्रेस को यह अधिकार है कि जो ये कांग्रेस युग की बात हो रही है, कि वियना में जो स्थापित व्यवस्था थी, जो वियना सम्मेलन ने जो व्यवस्था स्थापित की थी, उसकी रक्षा के लिए मित्र राष्ट्र सेना का प्रयोग करें। यह ट्रोपो का सिद्धांत है। अब रशिया और रूस ने इसको शीघ्र मान लिया। सिर्फ विरोध कौन कर रहा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का शुरू में ब्रिटेन साथ दे रहा है, फ्रांस। लेकिन अब यह कहा जा रहा है ब्रिटेन द्वारा कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये उस देश का घरेलू मामला है, अंतरराष्ट्रीय संस्था को वहां हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन जो है फ्रांस के अंदर की सेना जो है वो नेपाल, स्पेन में भेजी जाती है, और ऑस्ट्रिया की सेना नेपल्स और पीडमान में भेजी जाती है राष्ट्र उसको दबाने के लिए, और स्पेन के राजा को दोबारा से वहां पे स्थापित किया जाता है। तो ये ट्रोपो सम्मेलन और ट्रोपो सिद्धांत आता है। अब इसके अंदर मतभेद उभरने शुरू हो जाते हैं। अब जो अगला सम्मेलन है वो लाईबैक के अंदर है। अब नेपाल्स के राजा फर्डिनेंड को वहां के लोगों ने भगा दिया। पीडमांट के अंदर विद्रोह चल रहा था। अब फिर सम्मेलन बुलाया गया। अब रूस और प्रशा का जब समर्थन पाकर मैटरनिक ने एक विशाल सेना नेपल्स में भेज दी। और पीडमांट के अंदर ये संगठन है जनता का कार्मोनेरी। जब हम
इटली का एकीकरण करेंगे तो ये संस्था उसके अंदर आएगी, इंपॉर्टेंट कार्बोनरी संस्था, ये लोगों की संस्था है, ये विद्रोह कर रही है। अब उसका भी दमन किया गया। अब मैटरनिक की नीति यहां पर सफल दिखती है, लेकिन ब्रिटेन इसका विरोध कर रहा है। उसका क्या परिणाम हो रहा है? जो कांग्रेस व्यवस्था है वो कमजोर दिखाई दे रही है, वो कमजोर हो रही है, क्योंकि एक बड़ा कंट्री जो है ब्रिटेन, जो मुख्य भूमिका निभा रहा था बाकी मामलों में, अब वो इसका विरोध कर रहा है। मैटरनिक व्यवस्था चल रही है, कामयाब हो रही है। उसके बाद जो अगला सम्मेलन है बेरोना के अंदर। अब फ्रांस को स्पेन में सेना भेजने की अनुमति थी, ब्रिटेन ने विरोध किया था, फ्रांस ने वहां सेना भेजी, वहां पे शासक को दोबारा बढ़ाया गया। तो अब समस्या क्या आ गई? समस्या आ गई कहां पर? समस्या आ गई स्पेन के उपनिवेशों की समस्या आ गई। फिर से वो समस्या खड़ी होगी कि जो अब आपने राजा को स्पेन का शासक फिर से बना दिया, तो उसको उसके उपनिवेश भी दे दिए जाए। अब इंग्लैंड जो है इन उपनिवेशों का विरोध करता है, वो कि ये स्पेन को दिए जाए, इसका विरोध करता है। दूसरी समस्या क्या आ रही है? यूनान की समस्या आ रही है। यूनान के अंदर बड़ी स्पीड से राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। यूनान के अंदर, यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा है, जो तुर्की का साम्राज्य उसका हिस्सा है। और जो रूस है वहां पर सेना भेजना चाहता है। रूस ये कहता है, और ब्रिटेन भी ये चाह रहा है, कि जैसे स्पेन के अंदर फ्रांस ने सेना भेजी, नेपल्स के अंदर, पीडमान के अंदर ऑस्ट्रिया ने सेना भेजी, ऐसे ही यूनान के अंदर भी सेना भेजी जानी चाहिए। अब इसका मैटरनिक विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूनान के अंदर सेना भेजने का मतलब है राष्ट्रवाद को मजबूत करना, क्योंकि वहां पे राष्ट्रवाद के आंदोलन है, और मैटरनिक व्यवस्था तो राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहती है। और यूनान में जो सेना अगर भेजी जाएगी तो कौन मजबूत होंगे? तुर्की कमजोर होगा और राष्ट्रवाद मजबूत होगा। अब यहां पर फिर से समस्या आ जाती है। अब यहां पे एक प्रसिद्ध चीज है, एक मुनरो सिद्धांत आता है। 1823 के अंदर ये आता है मुनरो सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या है? पहले तो देखो मुनरो क्या, कौन है? मुनरो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका का, जो 1776 में अलग होकर, स्वतंत्र होकर अपना अलग विकास कर रहे हैं। और वहां पर भी औद्योगिक क्रांति स्पीड से चल रही है अमेरिका के अंदर। अब मुनरो सिद्धांत यह था कि जो अमेरिका के क्षेत्र हैं, अमेरिका महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कोई भी यूरोप का देश दखल नहीं दे सकता। अमेरिका के क्षेत्रों में कोई भी यूरोप का देश दखल नहीं देगा। यानी कि जो वहां पे स्पेन के उपनिवेशों की समस्या आ रही थी, वहां पर जो यूरोपीय संहिता जो है या यूरोपीय व्यवस्था है, उन उपनिवेशों को स्पेन को देना चाह रही थी। मुनरो ने यह कहा कि इन क्षेत्रों को में कोई भी देश दखल नहीं देगा। अगर कोई देश दखल देगा तो अमेरिका के साथ उसका युद्ध होगा, अमेरिका उसका विरोध करे। इसको मुनरो सिद्धांत बोला जाता है। अब यूरोप के देशों ने अमेरिका के अंदर जो है दखल देना बंद कर दिया। शुरू के अंदर अमेरिका के अंदर क्या है, जब शुरू में अमेरिका आजाद होता है तो उसके अंदर 13 स्टेट हैं, 13 स्टेट यूएस बनाते हैं। और उसके बाद अमेरिका साम्राज्य विस्तार करता है, जो स्पेन के उपनिवेश थे उनके ऊपर वो अधिकार करता है, और बाकियों को भी। और वो उसके अंदर 50 राज्य हो जाते हैं। शुरू में सिर्फ वो पूर्वी अमेरिका के अंदर है, पश्चिमी तक पहुंच जाता है वो पूरा। तो 50 राज्य जो है, प्रांत जो है अमेरिका के अंदर हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? मुनरो सिद्धांत। अब मुनरो सिद्धांत ने भी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसको कमजोर किया। और मुनरो सिद्धांत से ब्रिटेन खुश हुआ, क्योंकि उसको समर्थन मिला अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर। अब जो अगला सम्मेलन है, यानी बेरोना का सम्मेलन, अब कामयाब सम्मेलन नहीं है, कामयाब नहीं है ये। अब जो अगला सम्मेलन है वो सेंट पीटर्सबर्ग में होता है 1825। दो सम्मेलन है यहाँ पर, अंतिम दो सम्मेलन है ये, 24 और 25 में है। तो हम इसको जनवरी 1825 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सम्मेलन बुलाए, ये अलेक्जेंडर ने बुलाए, जार ने बुलाए। समस्या क्या क्या डिस्कस करी उसने? यूनान और तुर्की की समस्या सॉल्व करनी। अब ब्रिटेन पहले तो वहां यूनान के साथ है, यूनान में सेना भेजना चाहता है, लेकिन अब वहां का जो विदेश सचिव है कैनिंग, वो तुर्की में दखल के खिलाफ है। रूस चाहता है कि यूनान के अंदर सेना भेजी जाए और यूनान को स्वतंत्र करवाया जाए। अब पहले तो इंग्लैंड साथ था, लेकिन अब ब्रिटेन ने जो है वो तुर्की में दखल के खिलाफ हो गया। वो क्यों? अगर तुर्की कमजोर होगा, अगर तुर्की कमजोर होता है
तो मजबूत कौन होता है? रूस होता है भूमध्य सागर के अंदर। वो नहीं चाहता कि कोई और शक्ति मजबूत हो, तो इसलिए वो जो है तुर्की में दखल के खिलाफ है। अब इतना मतभेद हो गया कि जो ब्रिटेन का विदेश सचिव है कैनिंग, वो सम्मेलन की कार्रवाई से अलग हो गया कि मेरे को सम्मेलन में भाग नहीं लेना। उधर जार और मैटरनिक के भी मतभेद बढ़ गए, क्योंकि जार जो है वहां के राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहा है और मैटरनिक जो है राष्ट्रवाद के खिलाफ है। ये मतभेद बढ़ गए। लेकिन ये जो सम्मेलन हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ एक सुझाव के रूप में कि जो तुर्की का सम्राट है वो समझौता करवाए वहां के लोगों के साथ और जो है समस्या खत्म करे। अब इसके बाद जो है रूस ने भी यह निर्णय लिया कि पूर्वी भागों की जो समस्या, जो पूर्वी समस्या है, उसमें वो अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा। इसके बाद जो है जो यूरोपीय व्यवस्था थी वो क्या हो गई? वो खत्म हो गई। अब उसका काम खत्म हो गया। अब यानी कि जो मैटरनिक व्यवस्था थी उसके दो हिस्से हैं। एक तो वो जो जर्मन संघ के अंदर कर रहा है एक, और जो यूरोप में कर रहा है। यूरोप के अंदर उसके जो प्रयास क्या हो गया, अब वो असफल हो गए। 1830 के अंदर यूनान भी आजाद हो जाता है, 1830 के अंदर बेल्जियम भी आजाद हो जाता है। यानी कि जो राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो आगे बढ़ती है इसके बाद। तो यहां तो फेल होता है। और जो मैटरनिक व्यवस्था है वो जर्मन संघ के अंदर 1848 तक चलती है, 1848 तक। तो वो उसका पतन कैसे हुआ, वो उसके लिए हम पहले दो और घटनाएं करेंगे। एक तो 1830 की फ्रांस की क्रांति और एक 1848 के यूरोप की क्रांतियां, ये दोनों करेंगे। तो फिर हमारे को मैटरनिक व्यवस्था के पूरे अंत का पता लगेगा कि किस प्रकार से अंत हुआ। लेकिन उसकी जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां थी वो क्या हो गई, वहां पर असफल रही। अब इसके सफलता के कारण क्या थे? जो यूरोपीय व्यवस्था थी वो असफलता के कारण क्या है? एक तो आपने देखा होगा सैद्धांतिक भिन्नता थी। इंग्लैंड के सिद्धांत कुछ हैं, ऑस्ट्रिया के सिद्धांत कुछ हैं, फ्रांस के सिद्धांत कुछ हैं, और पूर्वी यूरोप को लेकर जो है मैटरनिक के सिद्धांत और रूस के सिद्धांत अलग अलग हैं। तो यानी कि सैद्धांतिक भिन्नता थी इसके अंदर। अब सैद्धांतिक भिन्नता की वजह से क्या हो गया, इंग्लैंड जो है शुरू में ही अलग होना शुरू हो गया था, उसका इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के मामलों में। रूस जो है वो यूनान के अंदर दखल देने के वो भी रूस हो गया। अब उसके अंदर कौन बच गए? प्रशा और ऑस्ट्रिया। वो तो यूरोपीय संघ के अंदर, वो तो जर्मन संघ के अंदर पहले से ही है। तो क्या हो गया, सैद्धांतिक भिन्नता जो है वो यूरोपीय व्यवस्था की असफलता का कारण बनी। दूसरा क्या है कि परिवर्तन एक नियम होता है, परिवर्तन एक नियम होता है। लेकिन यूरोपीय व्यवस्था क्या कर रही है, वो परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रही है। यानी कि राष्ट्रवाद को जो रोकने की कोशिश कर रही है, प्रजातांत्रिक जो लोगों के अंदर अभिलाषा आ गई है वो प्रजातंत्र को रोकना चाह रही है, वो उदारवादी सिद्धांतों को रोकना चाह रही है, ये परिवर्तन को रोकना चाह रही है। अब परिवर्तन को रोकने का प्रयास कभी कामयाब नहीं होता है। हमने हिस्ट्री में ये देखा। हिस्ट्री में हमेशा परिवर्तन शक्तिशाली होता है और परिवर्तन होके रहता है। तो अब परिवर्तन को रोकने की कोशिश है, जिसलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो क्रांतियों को रोकना चाह रहे हैं, पीडमान के अंदर, नेपल्स के अंदर, स्पेन के अंदर, यूनान के अंदर रोकना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये बढ़ रहा है आगे। अब इन्होंने एक शांति शब्द था जो, उसका मतलब क्या ले लिया? दमन। अगर पीडमान के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसका दमन कर दो। अगर जर्मन के अंदर जो अगर विद्यार्थी सभा बना रहे हैं, वो नए विचारों को ले रहे हैं तो उसका दमन कर दो। अगर स्पेन के अंदर आंदोलन हो रहा है उसका दमन करो। यानी शांति का मतलब उन्होंने क्या निकाल लिया? दमन। अब दमन जब उन्होंने मतलब ले लिया, तो दमन जब होगा तो जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। जनता दमन के खिलाफ होती है, ठीक है, और दमन भी जनता के ऊपर ही होता है। जो यूरोपीय व्यवस्था थी, इसको राजाओं का तो समर्थन मिल रहा था, राजतंत्र का, कुलीन का तो समर्थन मिल रहा था, लेकिन जनता के समर्थन इसको नहीं मिल रहा था। और यही कारण है जब 1848 के अंदर मैटरनिक के खिलाफ जब ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना के अंदर प्रदर्शन होते हैं, तो वो भेष बदलकर भागता है वहां से, वियना से भेष बदलकर भाग जाता है और इंग्लैंड पहुंच जाता है। तो अगर जनता का समर्थन नहीं होगा तो कोई भी सिद्धांत, विचारधारा
जो राजनीति में चलती है, अर्थव्यवस्था में चलती है, वो कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन ये नहीं है कि यूरोपीय व्यवस्था का महत्व नहीं है, इसका महत्व भी है। महत्व क्या है? एक तो ये हुआ कि सामूहिक विचार विमर्श द्वारा समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास शुरू हुआ, शांति स्थापना की प्रयास शुरू हुआ। यह मानव इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि कुछ देश मिलकर जो है सामूहिक विचार विमर्श करके जो देशों की समस्याएं हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब नहीं हुए अलग बात है। इसका क्या परिणाम हो रहा है? अंतरराष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मतलब कि नेशंस के बीच में संबंधों का विकास हो रहा है। जो उसकी कमियां रही, उन कमियों को दूर करते हुए बाद में राष्ट्र संघ बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर जो राष्ट्र संघ के अंदर कमी आई, उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो यूरोपीय व्यवस्था है या जो वियना कांग्रेस है, वो इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या है? अग्रगामी है। तो यानी कि उसका महत्व नहीं है, महत्व भी है, लेकिन वो अपने सिद्धांतों की भिन्नता की वजह से और मध्यकालीन युगों की वजह से, रूढ़िवादी की वजह से, प्रतिक्रियावादी होने की वजह से जो यूरोपीय व्यवस्था है वो असफल रही। और इसी के साथ आपका शुक्रिया। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लिखें।